हेलो डियर व्यूवर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और हाजिर हैं हम गेट टू नॉलेज की एक नई वीडियो के साथ। आज हम बी फार्मेसी का फार्मास्यूटिक्स को का एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच जाए। So let's get started the video. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंडिकेटर्स क्या चीज होते हैं। रिएक्शंस विद इंडिकेटर पर बात करेंगे, फिर हम विस्कोसिटी पर बात करेंगे, टाइट्रेशन पर बात होगी, आयनाइजेशन पर बात होगी और फिर रियोमीटर पर और विस्कोमीटर पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सरफेस टेंशन। फार्मास्यूटिक्स में सरफेस टेंशन को समझना बहुत जरूरी है और अहमियत का हामिल है। अद्वियात की नेचर, फितरत और कुदरत को समझने के लिए इस फंडे को समझना बड़ा जरूरी है। कंट्रैक्टिव, अब ये होती क्या है कंट्रैक्टिव टेंडेंसी। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रैक्टिव टेंडेंसी का मतलब क्या है। देखिए, कंट्रैक्टिव टेंडेंसी का मतलब होता है सुकड़ना, ठीक है। आपने कभी कोई फंडा देखा होगा कि कपड़े सुकड़ जाते हैं ना, धोकर जब वो सूखते हैं तो वो सुकड़ जाते हैं, तो उस चीज को कहते हैं कंट्रैक्टिव टेंडेंसी, उसका सुकड़ जाना, तंग हो जाना। सरफेस ऑफ ए लिक्विड मतलब ये है, जिस तरह ये देखें, ये एक जार है, फर्ज कर लें ये एक जार है, तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये उसका सरफेस है, ठीक है, सरफेस लिक्विड। दैट अलाउज इफ टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बाहर से लगने वाली किसी फोर्स को रेजिस्ट करता है, आने नहीं देता। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर कोई पानी का इस तरह का जग पड़ा हुआ है, उसमें कोई चीज गिर जाती है तो वो यहाँ पर ही तैरती रहती है। उसकी वजह यह है कि ये जो सरफेस टेंशन है, यहाँ पर मॉलिक्यूल सुकड़ के आपस में मिल गए हैं, तो वो उस चीज को नीचे ही नहीं जाने दे रहे और रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अच्छा, इट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कोहेसिव फोर्सेस होती क्या हैं। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडरवाल फोर्सेस, ठीक है। सारी के सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। फिर कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो लाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, जैसे लिक्विड टू लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं ये, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बारिश होती है उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, ना कि हेज, ठीक है। हालांकि हेज की सूरत में गिरनी चाहिए, लेकिन उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें मौजूद मॉलिक्यूल जो हैं उनकी कोहेसिव फोर्सेस उन्हें स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है और मॉलिक्यूल सुकड़ जाता है, जिसकी वजह से एक ड्रॉप क्रिएट हो जाता है, ना कि वो हेज बनती है, ठीक है। फिर ये देखें, रेन ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप जो होते हैं उसमें भी यही फंडा होता है। फिर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, और वो उनकी सरफेस टेंशन किस वजह से होती है, इसी वजह से होती है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। फिर एक कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, एक एडहेसिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। एडहेसिव फोर्सेस होती हैं अनलाइक, इसमें अनलाइक दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अच्छा, अब होता क्या है, जो adhesive force it allows plant to move water and dissolve nutrients from their roots to leaves। यही वजह है कि रूट्स के जरिए जो पानी है वो सीव इन कर जाता है प्लांट के अंदर, और साल्ट्स और जो है पानी साइलम फ्लोएम में सीव इन करता है। अच्छा, फोर्सेस, जो फोर्सेस मेन अभी हमने बात की कोहेसिव फोर्सेस पर, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और एडहेसिव फोर्सेस हैं डिफरेंट, यानी लिक्विड और सॉलिड सरफेस के दरमियान। जैसे यहाँ देखिए, ये दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के,
तो इनकी आपसी ये जो बॉन्डिंग है ये कहलाएगी कोहेजन, ये कोहेसिव फोर्स। और इनका जो बॉन्ड या जो फोर्स इनकी कंटेनर की वॉल के साथ है इसे कहेंगे एडहेसिव फोर्स। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स। इसका फिनोमेना आपने आमतौर पर देखा होगा, अगर आप शीशे के एक मिरर पड़ा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स पानी के गिराएंगे तो वो एक थिन लेयर बना लेता है उसके ऊपर। ठीक है, इस तरह की थिन लेयर बना लेता है पानी। या टेबल के ऊपर अगर आप थोड़ा सा पानी गिराएं तो इस तरह की लेयर बना लेगा। तो वो लेयर किस वजह से बनी है? एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। किस वजह से? एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन इन फार्मेसी। सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल एक्टिविटी की, ड्रग्स की केमिकल एक्टिविटीज की। ठीक है, फिर एड्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस के साथ चिमट जाना, सरफेस के साथ चिमट जाना। और इसके ब्रैक्स किसका मुतजाद होता है? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बिल्कुल अब्जॉर्बेंट के अंदर, जैसे स्पंज होता है, उस पर आप जब पानी डालते हैं तो उसके सरफेस पे नहीं रहता बल्कि अब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें सीव इन कर जाता है, तो उसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन। जबकि एड्सॉर्प्शन में पानी जो है वो सरफेस पर ही रहता है। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का डिसॉल्व हो जाना। ठीक है, ड्रग का डिसॉल्व हो जाना। फिर है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। अब बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग का मतलब क्या है? देखिए, बायो अवेलेबिलिटी होती है द प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग which enter into circulation when introduced and so able to have active effectiveness। देखिए, किसी ड्रग का उतना हिस्सा जो सर्कुलेशन में सीव इन कर जाए, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में। इसकी आमतौर पर मिसाल अगर हम देखें तो इसकी मिसाल में आ जाएगा ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड मॉर्फिन। ठीक है, जो माउथ के रास्ते मॉर्फिन दी जाती है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 25% होती है। 25%, क्योंकि ये सबसे पहले लीवर मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बनती है। ठीक है, तो इस वजह से कि 25% मेटाबॉलिज्म होता है, 25% बायो अवेलेबिलिटी होती है इसकी एक्टिवनेस जो है। जितनी जल्दी वो सर्कुलेशन में शामिल होगा, हाई बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होगा कि वो जिसकी हाई अवेलेबिलिटी है जिस ड्रग की, वो उतनी ही जल्दी सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगी और उतनी ही जल्दी अपने जो है वो मंजिल तक पहुंच जाएगी जहां जाकर उसने एक्शन करना है। एक्शन स्पॉट पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी जितनी जल्दी वो सर्कुलेशन का हिस्सा बनेगी। तो इसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फिर नॉलेज ऑफ सरफेस टेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सरफेस टेंशन का क्या मतलब है? अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर मौजूद जो सुकड़ने की मॉलिक्यूल्स के आपस में तालमेल बनाने की कैफियत है उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस को कवर करता है अद्वियात को बनाने में। फिर डेवलप न्यू बेटर एंड परफॉर्मिंग प्रोडक्ट विद इम्प्रूव्ड क्वालिटीज, बेहतर से बेहतर क्वालिटी की ड्रग्स को बनाने के लिए। अब देखते हैं विस्कोसिटी क्या चीज होती है। विस्कोसिटी को उर्दू में कहते हैं गाढ़ापन। ठीक है, गाढ़ापन। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड फ्लो। ठीक है, अब लिक्विड की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो उसे मूव नहीं करने देती, जितने लेकिन शहद जो है वो बहुत जल्दी मूव नहीं करता। एज कम्पेयर टू वाटर अगर हम देखें तो वो जल्दी मूव कर जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और दूसरी तरह इसकी तारीफ करें तो हम कहेंगे इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड या फिर रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट ट्राइज टू फ्लो। जब वो फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करे तो उसमें रेजिस्टेंस काज करे, अपोजिंग फोर्स लगाए, तो उसे कहेंगे हम वो उसकी विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी को दो तरीकों से मेजर किया जाता है। एक तो विस्कोमीटर है। विस्कोमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके फ्लो की प्रॉपर्टीज को बताता है, जबकि रियोमीटर जदीद है और रियोमीटर के जरिए हम ना सिर्फ दिए गए लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं बल्कि उसकी इलास्टिसिटी भी मालूम कर सकते हैं। विस्कोसिटी प्लस
इलास्टिसिटी, दोनों चीजें मालूम कर सकते हैं इन दोनों के जरिए हम, ठीक है। और अप्रोप्रिएट डेटा मुहैया करता है रियोमीटर। फिर आयनाइजेशन को देख लेते हैं जी। आयनाइजेशन क्या चीज है? प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूल एक्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। फर्ज कर लें हमारे पास कोई ए है, मॉलिक्यूल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया तो इस पर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो बाकी स्पीशी हमारे पास बच गई है पॉजिटिव, इसे कहते हैं आयन, और ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी में एक इलेक्ट्रॉन जमा कर देंगे तो वो उस पर चार्ज हो जाएगा -1, तो इसे कहते हैं आयन, और ये होता है नेगेटिव आयन, ठीक है। अब आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय हीट। अब ये प्रोड्यूस कैसे? हीट के जरिए, हीट करने से, फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करने से, रेडिएशंस के जरिए, अल्फा बीटा गामा रेज, फिर केमिकल रिएक्शंस के जरिए भी आयनाइज किया जा सकता है कंपाउंड्स को, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस में सबसे पहले आयनाइजेशन एज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अभी हमने पढ़ा था एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होता है, फर्ज कर लें ये सरफेस है ना, तो वो यहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन अब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि वो सीव इन करके अंदर चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ड्रग की अब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ड्रग का जो है जहां जहां पहुंचाना है उसे, फिर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का बाहर निकलना, ठीक है। अब देखते हैं पीएच एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। पीएच होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखे और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव देने की टेंडेंसी रखे। तो एक बात आपने याद रखनी है, प्योर वाटर जो होता है उसकी 7 pH होती है, जबकि ब्लड की 7.35 है, और खून की 7.35 को मेंटेन रखना जरूरी होता है pH को। फिर अगर तो 7 से कम होगी तो फिर सोल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज्यादा होगी तो सोल्यूशन बेसिक होगा। जैसे ये इंडिकेटर देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे ना पीछे तो pH बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे pH कम होगी, बेसिक कैरेक्टर्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द सुटेबल pH फॉर ए ड्रग। ये बहुत अहम है कि हम ड्रग की pH को मेंटेन रखें, क्योंकि उसने हमारे खून में जाकर हमारी 7.3 pH में सर्वाइव करना है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट डोजेजेस शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट pH। जो मुख्तलिफ डोजेजेस होती हैं उनमें pH का खास ख्याल रखा जाता है, जैसे नेजल ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, एयर ड्रॉप्स हैं और इंजेक्शंस हैं। जहाँ पर वो इस्तेमाल होने हैं, जहाँ पे एडमिनिस्टर्ड होने हैं, उनकी हसासियत के लिहाज से pH को मेंटेन किया जाता है ड्रग्स की। फिर pH इंडिकेटर्स होते हैं जी। केमिकल, ये होते क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स दैट इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू सोल्यूशन डिटरमाइन द pH ऑफ सोल्यूशन। आप थोड़ा सा सोल्यूशन में डालें, कलर्ड होगा, और अगर अपना कलर बदल जाए तो पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। और फिर होता है एम्स ऑफ, इसके एम्स क्या होते हैं? सबसे पहले एम तो ये है कि ये कंपाउंड का टाइप मालूम करता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। फिर डिफरेंट सैंपल्स को जो है उसकी pH बताता है। फिर वेरीफाई प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल, और अगर कोई और केमिकल है उसमें मौजूद तो उसको वेरिफिकेशन भी करता है। इसमें डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे थाइमोल ब्लू है, ये 1.2, 2.8 से लेके 8.0, 9.2 तक इसकी रेंज होती है। इसी तरह ये सारा चार्ट देखें, इसमें मिथाइल ऑरेंज है, फिर नीचे इसका जो है वो pH रेंज दी गई है। कॉन्गो रेड है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, मिथाइल रेड, ब्रोमथिमोल ब्लू, फिनोल रेड, फिनोफ्थालीन, थाइमोफ्थैलीन, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, और जब हम जो है वो एसिड या बेस में डालते हैं तो अपने कलर बदल जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसकी pH कितनी आया, कि वो एसिडिक है या बेसिक। अब टाइप्स ऑफ pH इंडिकेटर पर बात करें तो ये 3 किस्म के होते हैं। पहले एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, दैट इंडिकेट चेंज इन कलर विद द चेंज ऑफ pH।
जैसे मिथाइल ऑरेंज का फिनोफ्थलीन का कलर चेंज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में जब डालेंगे, ठीक है। फिर इस तरह रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर विच देयर कलर ड्यूरिंग, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के दौरान अपना कलर बदले, हमें पता चल जाएगा। इसमें मिसालें आ जाएंगी मेटल ऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस, फिनेंथ्रोलीन है, फिर मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है, रिडॉक्स सिस्टम को जांचने के लिए। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर में होते हैं, उसमें हम द चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फर्ज कर लें अगर इसमें कोई रिएक्शन हो रहा है तो इसमें अगर छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बन जाएं तो इस सूरत में ये इंडिकेटर काम करेगा, और इसे फिनॉल रेड इस्तेमाल होता है इसमें। अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन ए ग्राउंड फ्रॉम सोल्यूशन, सोल्यूशन से छोटे छोटे दाने बन जाना अलग, ठीक है, और सरफेस पे आ जाना उनका, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। पीएच की एप्लीकेशंस पर बात करें तो सबसे मेन तो इसकी है जो है वो टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और टाइट्रेशन क्या है? टेक्निक इन सोल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन यूज्ड टू डिटरमाइन अननाउन सोल्यूशन। तो नाउन सोल्यूशन से अननाउन सोल्यूशन मालूम करने को के तरीके को टाइट्रेशन कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बफर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस। देखें ये जो है वो बफर्स जो है वो पीएच को बदलने नहीं देते, जितनी पीएच है वो वहां पर ही मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लें तो यूज टू प्रिजर्व पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड और जो फ्लूइड हैं उनकी पीएच को प्रिजर्व करने के लिए कि कहीं वो चेंज ना हो जाए। फिर इंजेक्शंस और दूसरी डोजेजेस बनाने के लिए बफर्स इस्तेमाल होते हैं। फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो है वो ये बफर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन काम करते हैं ये बफर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इस रिगार्ड तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछें, कोशिश होगी कि बर वक्त आपके सवाल का जवाब दिया जाए। Thank you so much. See you in the next lecture and next video.